और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में लाओस की रामायण भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई देश लाओस की राजधानी वियेनचन में रामायण देखी। इसे लाओ रामायण भी कहा जाता है। इसका आयोजन लुआंग प्राबांग इलाके के मशहूर रॉयल थिएटर में हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद कलाकारों से भी मुलाकात की। लाओस में रामायण के प्रति हमेशा से लोगों में काफी उत्साह रहता है। ये महाकाव्य दोनों देशों के बीच साझा विरासत और सदियों पुरानी सभ्यता के संबंधों को दिखाता है। नवरात्र के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने मां पाटेश्वरी देवी के दर्शन किए। इस दौरान सीएम ने मां के चरणों में शीश झुकाकर पूजा अर्चना की। वहीं योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में बनी गौशाला भी गए, जिसमें उन्होंने सभी गायों को गुड़ और चारा खिलाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार महाअष्टमी के मौके पर पटना सिटी के अलग अलग मंदिरों में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही सीएम ने शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर, छोटी पटन देवी मंदिर और दूसरे मंदिरों में भी माता का आशीर्वाद लिया। नवरात्र के बीच गुजरात में गरबा के रंग भी खूब देखने को मिल रहे हैं। राजकोट के पारंपरिक गरबा मंडल में भी खास आयोजन हो रहा है। इस गरबा मंडल के कई नाटक प्रसिद्ध हैं, जिनमें राक्षस चंडमुंड के वध का रास सबसे ज्यादा देखा जाता है। इस रास को देखने के लिए हजारों की भीड़ आती है। इस बार भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। राजस्थान के पाली में भी दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया, जहां मां की इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई गई है। बताया गया कि यहां कई कलाकार बंगाल से आकर 2 महीने की मेहनत के बाद इस मूर्ति को तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, इसके लिए गंगा नदी से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल होता है ताकि प्रदूषण रहित इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई जा सके। यहाँ विजयदशमी के दिन सिंदूर उत्सव भी मनाया जाएगा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर भारत में तेजी से बढ़ रही डायबिटीज बीमारी से जुड़ी हुई है। डायबिटीज एक बेहद ही खतरनाक बीमारी है और हिंदुस्तान डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है। देश में इसके मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि आईसीएमआर ने इसके बढ़ते कारणों का पता लगाने के लिए हाल ही में एक अध्ययन किया और हमारे गलत खान पान की आदत को इसके लिए जिम्मेदार बताया। ऐसे में जरूरी है कि डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आने से पहले खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल में तब्दील हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। अमूमन डायबिटीज को मीठा खाने से जोड़कर देखा जाता है, यानी जो ज्यादा मीठा खाता है उसे डायबिटीज होना निश्चित है। लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज के लिए कई दूसरी वजहें भी जिम्मेदार हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन यानी MDRF ने एक साझा अध्ययन में डायबिटीज होने के कारणों का परीक्षण किया है, जिससे डायबिटीज होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। रिसर्च के मुताबिक केक, चिप्स, कुकीज, क्रैकर, फ्राइड फूड, मेयोनीज और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी AGE से भरपूर होते हैं, जो डायबिटीज होने की मुख्य वजह है। AGE में बेहद जहरीले कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन और लिपिड के ग्लाइकेटेड होने से बनते हैं या फिर एल्डोज शुगर के मॉडिफाइड होने से बनते हैं, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इस AGE युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खाने से शरीर में सूजन आती है और डायबिटीज की बीमारी जन्म लेती है। लोग बिल्कुल भी क्या कहते हैं एक्सरसाइजेस नहीं करते, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, एनीथिंग। जो बॉडी में हैवी टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल नहीं पाते, ना लीवर डिटॉक्सिफाई हो पाता। फिर लोगों की हैबिट्स भी काफ़ी वैसी हो पा रही है, बिल्कुल भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, तो इस वजह से डायबिटीज़ ज़्यादा आता जा रहा है। आजकल डायबिटीज़ तो बहुत फैल रहा है क्योंकि यहाँ इंडिया का खाना कुछ ऐसा ही है। लोग मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाते, रात को लेट सोते हैं, लेट जागना, नाइट शिफ्टिंग, इन सब की वजह से लोगों को डायबिटीज़ फैल रहा है। और बाहर देश इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी डाइट के ऊपर और एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देते हैं। यहाँ मिलावटी भी बहुत आती है,
अगर इससे बचना है ना तो लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। जैसा कि एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मैं समझ पाता हूँ, हमारा इंडिया में लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, खाना जो है 90% बाहर से खाते हैं जो कि मिलावटी होता है, और फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो होती है क्योंकि पूरे वर्किंग आवर्स में आप ऑफिस होते हो, घर पे नहीं होते। स्टडी के मुताबिक कम एजीई युक्त आहार, पानी के चिप्स, कुकीज जैसे पदार्थों का कम सेवन करने से, साथ ही फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लो फैट दूध का सेवन से डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही इस अध्ययन के मुताबिक वसा युक्त, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक और एजी युक्त आहार पुरानी बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां शामिल हैं। साथ ही शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि भारत जैसे विकासशील देश में कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा सेवन, वसा युक्त आहार और पशु उत्पादों का इस्तेमाल खाने में ज्यादा किया जाता है। हिंदुस्तान में भोजन की आदतें लोगों में मोटापे को बढ़ा रही हैं। मोटापा भी डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर जैसी समस्याओं को बढ़ा रहा है। इंडिया में रफली 10 करोड़ लोग लगभग डायबिटिक हैं, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर इन वर्ल्ड है। डायबिटीज की बात करते हैं, मतलब भारत को वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है, और हमारे बच्चे भी इससे अछूते नहीं है। एडोलेसेंस में बहुत सारी डायबिटीज हो रही है, टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई है। तो कहीं ना कहीं इंडिया है एक डायबिटीज के एपिडेमिक के रूप में उभर रहा है और सभी एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए, बच्चों को और बड़ों को कैसे बचना चाहिए? बिकॉज हम सब जानते हैं अगर डायबिटीज होगी तो डायबिटीज का जो इफेक्ट है बॉडी के हर आर्गन में पड़ता है, मतलब आपका ब्रेन से लेके आईज, जॉइंट्स, बोन्स, नर्व्स, किडनी सब कहीं ना कहीं होती हैं और सीरियस कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो इसलिए आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। बच्चों को जंक फूड से, प्रोसेस्ड फूड से बचाना चाहिए, शुगर से बचना चाहिए, एडेड शुगर नहीं लेनी है, हेल्दी डाइट लें, फल सब्जियां ज्यादा खाएं, साबुत अनाज ज्यादा खाएं, अंकुरित अनाज ज्यादा खाएं, खास करके फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी। हम सब आजकल कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी को भूल चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे देशों के मुकाबले भारतीयों में ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या देखी जाती है। ये वो स्थिति होती है जब शरीर ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, जिससे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज और हार्ट से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक मोटापा और ग्लूकोज का स्तर बढ़ना भी डायबिटीज बढ़ाने में सहायक है। प्रोसेस्ड फूड वो होता है जो प्राकृतिक रूप से नहीं खाया जाता है, बल्कि उसमें पैकेजिंग, प्रिजर्वेशन या स्वाद बढ़ाने की जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है, और इसमें बहुत सारे केमिकल्स को ऐड करना पड़ता है, जैसे एडिटिव्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, नमक है हाई क्वांटिटी में, शुगर है जो आपकी सेहत के लिए अनहेल्दी है। इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या किडनी की बीमारियां हैं, या हार्ट की बीमारियां हैं, वो आपको हो सकती हैं। तो इसलिए हमें प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं AGEs, ये कितना खतरनाक है और कहां मिलता है? ये नॉर्मली वो हानिकारक कंपाउंड्स हैं जो बनते हैं जब प्रोटीन और फैट शुगर के साथ मिलकर शरीर में कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, और जब ये फूड में बनते हैं तब खाने को बहुत अधिक तापमान पे पकाया जाता है। आईसीएमआर की रिसर्च में 38 लोगों को शामिल किया गया था, जिनको 2 भागों में बांटा गया। एक ग्रुप को 12 हफ्तों तक कम एजीई युक्त आहार दिया गया, वहीं दूसरे ग्रुप को हाई एजीई युक्त आहार दिया गया। हाई एजीई में वो खाना शामिल था जिन्हें डीप फ्राई, भूनकर, तलकर किया गया था, वहीं कम एजीई में स्टीमिंग और उबला खाना शामिल था। 12 हफ्तों के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि हाई एजीई वाले ग्रुप के ज्यादातर लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस की शिकायत पाई गई, वहीं कम एजीई वाले ग्रुप के साथ ऐसा नहीं था। ऐसे में हाई एजीई ग्रुप को भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा देखा गया। रिसर्च के मुताबिक फल, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जी, साबुत अनाज और कम वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाने से शरीर को कम एजी युक्त आहार मिलता है, जिससे डायबिटीज का खतरा कम रहता है। इसके अलावा अगर आप खाने को सिर्फ उबालते हैं और भूनते या फ्राई नहीं करते हैं, तब भी आप खाने में एजी को कम रख सकते हैं। आप जब भी बाहर जाते हैं तो कोशिश करें नेचुरल खाना खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, प्रिजर्वेटिव एडेड खाना ना खाएं, फ्रेश जूस पिएं, प्रिजर्वेटिव जूस ना लें। जो भी खाना खाते हैं वो देखें कि वो खाना कम तापमान पे या कम टेम्परेचर पे उबाला गया हुआ है, या भाप में पकाकर बनाया गया है, या बहुत जो डाइट्स है आपकी उसमें बहुत सारे ताजे फ्रूट्स को या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को शामिल करें, आप सलाद ज्यादा लें, और कोशिश करें एडेड सॉल्ट ना लें खाने में, शुगर एडेड ना लें, शुगर को बिल्कुल बचना है, सॉल्ट से बिल्कुल बचना है आपको। इस तरह अगर आप नेचुरल बैक टू बेसिक्स अपने जाएंगे, नेचुरल खाना खाएंगे, अनप्रोसेस्ड खाना खाएंगे, तो प्रोसेस्ड फूड से जो खतरे हैं उनको कम किया जा सकता है।
जून 2023 में द लेसेंट डायबिटीज एंड एंडोक्रोनोलॉजी में प्रकाशित ICMR और MDRF के अध्ययन में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। साल 2008 और 2020 के बीच 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षण किया गया और अध्ययन में पाया गया कि साल 2021 में 11.4% भारतीय डायबिटीज से पीड़ित थे। इसका मतलब है कि अनुमानित 10.1 करोड़ भारतीय डायबिटीज से पीड़ित हैं। डायबिटीज के मामलों में वृद्धि की ये वजह लाइफस्टाइल में बदलाव को दिया जा सकता है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड आइटम्स की बढ़ती खपत भी शामिल है। वेस्टर्न रिसर्च से ये भी पता चला है कि हाईली प्रोसेस्ड फूड, रिच इन फैट, शुगर, नमक और AGE से भरपूर फूड आइटम्स पुरानी बीमारियों के खतरे को बढ़ाते हैं। भारत में लोगों की भाग-दौड़ भरी लाइफस्टाइल के साथ साथ खाने से जुड़ी आदतों में तेजी से बदलाव ने मोटापा, डायबिटीज जैसी बीमारियों को बढ़ावा दिया है। ये आंकड़े न सिर्फ डराते हैं बल्कि ये सवाल भी खड़ा करते हैं कि आखिर डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से क्यों बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हार को लेकर राहुल गांधी कुछ पार्टी नेताओं से हुए हैं नाराज। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई देश लाओस में आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने दुनिया को विकास और शांति का मंत्र दिया। इससे पहले पीएम का वहां जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर भारतीय प्रवासी और लाओस समुदाय के लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। इसके अलावा अपने दौरे में पीएम वहां बौद्ध धर्म के भिक्षुओं से भी मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर पार्टी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें राहुल गांधी ने कुछ पार्टी नेताओं से सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने पार्टी की जगह अपने हित को ऊपर रखा। अब फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित होगी और इससे हार के कारणों को लेकर रिपोर्ट मांगी जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाने का फैसला लिया। अब ये सालाना 10 करोड़ रुपए के बजाय 15 करोड़ रुपए होगी। मुख्यमंत्री आदेश के मुताबिक राजधानी में विधायकों को विकास के लिए दिया जा रहा ये फंड देश में सबसे ज्यादा है। गुजरात में नवरात्र के बीच 15 जिलों में अगले 3 दिन और बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के सौराष्ट्र और दक्षिणी जिलों में 12 अक्टूबर यानी दशहरे तक मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान शुक्रवार तक मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। गरबा आयोजन के बीच बारिश लोगों के रंग में भंग डालने का भी काम कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में मऊगंज से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल का पुलिस दफ्तर में साष्टांग करने का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दिख रहा है कि वो एएसपी के सामने हाथ जोड़कर नीचे लेट गए। इस दौरान उन्होंने एएसपी को पत्र सौंपा और अपने क्षेत्र में नशे और चोरी समेत दूसरे अपराधों पर लगाम लगाने की अपील की। साहित्य के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया। इस बार ये सम्मान दक्षिण कोरिया की लेखिका हांग कांग को मिला। उनके पिता भी एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि एलजी के आदेश पर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी के घर का सामान मुख्यमंत्री के बंगले से बाहर फेंक दिया गया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बंगले को सील कर दिया। पीडब्ल्यूडी की दलील है कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद अभी तक उसका निरीक्षण नहीं हो पाया है और न ही उसके अंदर के साजो सामान की इन्वेंट्री लिस्ट बन सकी है। इस कार्रवाई के पूरा होने के बाद ही मुख्यमंत्री आतिशी को वो बंगला आवंटित किया जा सकता है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मुख्यमंत्री आतिशी पैकिंग किए हुए सामानों के बीच बैठकर फाइलों पर दस्तखत कर रही हैं और बीच बीच में फोन पर बात भी कर रही हैं। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही है। कहते हैं सियासत में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। जो तस्वीर अभी आपकी स्क्रीन पर है वो भी दिल्ली की सियासत में बड़ा मुद्दा है। बवाल बंगले को लेकर है। जिस बंगले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे उसमें आतिशी शिफ्ट हो चुकी थी।
पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बंगले को सील कर दिया। इसलिए आतिशी अब अपने पुराने घर में पैक सामान के बीच काम करती दिख रही हैं और दिखते रहना चाहती हैं। असल में जैसे ही केजरीवाल ने कुर्सी सौंपी, वैसे ही घर की चाबी भी सौंप दी। आतिशी सामान लेकर उस बंगले में शिफ्ट भी हो गयी। पर पीडब्ल्यूडी ने कहा कि ऐसे कैसे, बंगला तो पीडब्ल्यूडी का है। कायदा ये कहता है कि बंगले की चाबी पहले उन्हें मिलनी चाहिए थी। मतलब मुख्यमंत्री टू मुख्यमंत्री कुर्सी तो ट्रांसफर हो सकती है, पर बंगले की चाबी नहीं। नतीजा ये हुआ, आतिशी सामान समेत वापस भेजी गयी और 17 सितंबर तक मुख्यमंत्री के आवास के तौर पर चर्चित बंगले में आज 2-2 ताले पड़े हुए हैं। इससे एक बार फिर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच तकरार बढ़ गई। एक चुने हुए मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री का सामान उसके सीएम हाउस से कल फिकवा दिया गया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? जहां तक सवाल है आतिशी का, तो आतिशी झूठ की प्रतिमूर्ति है। इससे ज्यादा उनके विषय में यदि कुछ कहें तो झूठ को भी शर्म आ जाएगी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने ये हवाला दिया कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद उसका निरीक्षण और इन्वेंट्री लिस्ट बनाने का काम नहीं हो सका था, क्योंकि चाबी वापस ले ली गई थी। 6 अक्टूबर को लिखी चिट्ठी में पीडब्ल्यूडी ने कहा कि बंगले के अंदर का निरीक्षण और पूरा ब्यौरा बनना अभी बाकी है, इसलिए चाबी विभाग को सौंपी जाए। बता दें कि केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को बंगला छोड़ा था, तो सुनीता केजरीवाल ने बंगले की चाबी स्टाफ को सौंप दी थी, लेकिन वो चाबी वापस ले ली गई। 7 अक्टूबर को फिर आतिशी AB-17 मथुरा रोड वाले बंगले से अपना सारा सामान लेकर 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइंस वाले बंगले में रहने आ गयी, लेकिन 2 दिन बाद ही पीडब्ल्यूडी ने इस बंगले को खाली करा लिया। दिल्ली में कोई भी निवास पीडब्ल्यूडी का मुख्यमंत्री के लिए आवंटित है ही नहीं। हर मुख्यमंत्री अपनी सुविधा के हिसाब से बंगला लेता है, और ये जो भ्रष्टाचारी शीश महल है, ये अरविंद केजरीवाल के नाम अलॉट था। ये आतिशी मार लेना भी ले सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं जिनको पूरा करना होगा। मैं इसको और सरल भाषा में समझाऊं तो, मैं अगर एक मकान मालिक हूं और मैं किसी किराएदार को मकान देता हूं, जब किराएदार मकान खाली करके जाएगा तो मकान मालिक देखता है घर में आके कि उसका बल्ब, उसकी ट्यूबलाइट, उसका एसी, उसका नल सब ठीक है कि नहीं। वो पूरी लिस्ट उसको देखता है। उसके बाद किराएदार को कहता है कि आप जाइए और मैं दूसरे किराएदार को दूंगा। ये जो बंगला है ये पीडब्ल्यूडी विभाग का है। अब अगर अरविंद केजरीवाल को वो मकान खाली करना है तो पीडब्ल्यूडी विभाग पहले एक इन्वेंट्री तैयार करेगा, वो सामान चेक करेगा कि हमने जो सामान इस बंगले में लगाया था वो पूरा है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे उदाहरण कई हैं हिंदुस्तान में। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो टोटी और एसी उतार के ले गए थे। दरअसल केजरीवाल के इस बंगले के पीछे सियासी दांव भी है। केजरीवाल के इस शीश महल को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने इस बंगले की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और लाखों रुपए के पर्दे लगवा दिए। इसलिए बीजेपी चाहती है कि बंगले को दिल्ली की सियासत में जिंदा रखा जाए। जैसे खिलजी ने अपने जमाने में दिल्ली को लूटा था, देश को लूटा था और अपना अय्याश गृह बनाया था, बिल्कुल वैसे ही एक शीश महल बनाया हुआ है। अब जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि लाइए हमको इन्वेंट्री बनाने दीजिए, तो वो घर में घुसने नहीं देते हैं। दिखाने के लिए चाबी देते हैं और फिर पीछे से चाबी खींच लेते हैं, और वो चाबी घूम के आतिशी मार लेने के पास जाती है। सरकारी कागजों में जब तक अरविंद केजरीवाल मकान खाली नहीं करेंगे, इन्वेंट्री तैयार नहीं होगी, वो सरकारी अफसर वो इन्वेंट्री जमा नहीं कराएगा और नया ऑर्डर नहीं निकालेगा कि हाँ अब ये भ्रष्टाचारी शीश महल हम आतिशी मार लेना के नाम करते हैं। उसके बाद आतिशी मार लेना जाके रहे उसमें, लेकिन उस प्रोसेस को ये करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इस भ्रष्टाचारी शीश महल में इनके भ्रष्टाचार के राज दफन है। वो खुलेगा तो दिखेगा लोगों को कि कैसे करोड़ों रुपए को लूट के अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याश गृह बनाई थी। फिलहाल इस बंगले का मालिकाना हक
लोक निर्माण विभाग के पास है। बंगला खाली होने की सूरत में वो बंगले पर कब्जा कर लेता है। बात नियम कायदे की हो रही है, पर सियासत में नियम कायदे से ज्यादा चलन मुद्दा बनता है और वही हो भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 144 अंक उछलकर 81,611 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 17 अंकों पर 24,998 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंक और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोना प्रति 10 ग्राम 760 रुपए गिरकर 76,853 पर लुढ़क गया, जबकि चांदी में 2,000 रुपए की गिरावट रही और यह 97,000 प्रति किलो पर खिसक गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा ने रतन टाटा को अलग तरीके से श्रद्धांजलि दी। दरअसल उड़ानों के दौरान रतन टाटा को लेकर खास अनाउंसमेंट की गई। वहीं दूसरी एयरलाइंस कंपनियों इंडिगो, स्पाइस जेट और अकासा एयर ने भी एयरलाइंस और कारोबार जगत में उनके योगदान को बेहद खास बताया। टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कंपनी के नतीजे घोषित कर दिए। इस दौरान टीसीएस ने अपने निवेशकों को 10 रुपए डिविडेंड देने की घोषणा की। इसका भुगतान 5 नवंबर को किया जाएगा। जुलाई से सितंबर की तिमाही में टीसीएस के नेट प्रॉफिट में 5% की बढ़ोतरी हुई है, जो 11,909 करोड़ रुपए रहा। हुंडई मोटर इंडिया ने बड़ा ऐलान किया। उसने कहा कि वो इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में क्रेटा का ईवी वर्जन लॉन्च कर देगी, यानी अगले साल की शुरुआत में ये इलेक्ट्रिक गाड़ी पेश की जा सकती है। कंपनी की कोशिश ईवी मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज इसी में बात देश के रत्न, बात रतन टाटा की होगी। रतन टाटा ने न सिर्फ टाटा ग्रुप को कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचाया, बल्कि उन्होंने देश को भी सबसे आगे रखा। उनकी सादगी और भरोसा उम्र भर पहचान रहे। आज उनकी मेहनत का ही ये नतीजा है कि टाटा ग्रुप की घर घर में एक अलग ही पहचान है। ऐसा भरोसा बनाने में बरसों लगते हैं और काफी कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन जिसके पीछे रतन टाटा हों, उन्हें कोई फिक्र नहीं करनी पड़ती। जीवन जियो तो ऐसा जैसे रतन टाटा ने जिया, सादगी से भरपूर, प्रेम और करुणा से लबालब। तभी तो उनके जाने पर पूरे देश में एक गहरी उदासी है, जैसे कोई उम्मीद की डोर छूट गई, जैसे कोई भरोसा टूट गया, जैसे कोई अपना चला गया। ये भीड़ देखिए, उनके अंतिम दर्शन की तस्वीरें हैं। जब रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, तो मानो पूरी मुंबई थम गई। जब वो अंतिम यात्रा पर निकले, सबका दिल भारी हो गया। आंखें नम दिखी, हो भी क्यों ना, वो खास होकर भी आम इंसानों की तरह सोच पाते थे। वो पुरानी पीढ़ी के होकर भी नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते थे। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे कि जो उनसे एक बार मिल लिया, वो उनका मुरीद बन गया। उनके निधन की खबर मिलने पर प्रधानमंत्री विदेश में थे, लेकिन जैसे ही खबर मिली तो उन्होंने गहरा शोक जताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। उनका सबसे अनोखा पहलू था बड़े सपने देखना और दूसरों को कुछ देने का उनका जुनून। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे थे। रतन टाटा के दुनिया छोड़कर जाने से कारोबार जगत में भी उदासी है।
क्योंकि उनके न होने से एक ऐसा स्थान रिक्त हो गया जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। उनका जीवन ऐसा था कि वहाँ से बहुत कुछ है जो हम सीख सकते हैं। मेरा ये प्रिविलेज था कि मैं उनके साथ काफ़ी मेरी करीबता रही कई सालों तक और बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे और आदर्श पुरुष थे कई तरह से। तो हमको उनकी जो जिंदगी है सेलिब्रेट करना चाहिए। He was a visionary, इतने साल तक इतना डिसिप्लिन, इतना हार्ड वर्क और क्या, I mean it's amazing and truly I think the nation has lost a gem today. Hopefully all of us can work hard and take that his legacy forward. रतन टाटा भले ही सबसे न मिले हों, लेकिन दिलों में सबके रहे। क्या आम क्या खास, जिसने भी उन्हें जाना वो उनका फैन हो गया। क्या नेता क्या अभिनेता, सब उनके निधन पर दुखी नजर आए। उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन कर टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और आम लोगों का कल्याण कैसे हो उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। जिसने भी सुना गमगीन हो गया। जाना तय था लेकिन अखर गया। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सादा जीवन उच्च विचार कहावत को रतन टाटा ने चरितार्थ किया। मेरे लाइफ में काफी बार तो नहीं कह सकते हैं, बट कई सारे बार उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिला है और हमेशा मेरे को यही लगा कि हमेशा वो कुछ नए चीज बात करते थे और उनका जो भारत के लिए, भारत का अर्थव्यवस्था के लिए और भारत का जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए उनका विजन जो था वो एक बहुत बड़ा और एक अद्भुत विजन था और उनके लाइफ में भी उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है हमारी इंडिया के इंडस्ट्री और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। सचमुच 86 साल के रतन टाटा एक असाधारण व्यक्ति थे जो हमेशा अपने देश और यहाँ के लोगों के लिए सोचते थे। उनके अनगिनत किस्से हैं जो बताते हैं कि कैसे वो साधारण से असाधारण बनते चले गए, कैसे आम लोगों की मुश्किलें उन्हें उनके लिए कुछ करने की प्रेरणा देता था। तभी तो घर की रसोई में नमक से लेकर आसमान तक चलता है टाटा का राज। रतन टाटा को 1991 में 54 साल की उम्र में टाटा ग्रुप की कमान मिली थी। रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश की सबसे सस्ती कार नैनो लॉन्च की थी। तो हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीद कर रतन टाटा ने देश की विरासत को संभाला। देश ही नहीं दुनिया भर में बिजनेस में अपना लोहा मनवाने वाले रतन टाटा जितने कामयाब कारोबारी थे, निजी जिंदगी में वे उतने ही सादगी पसंद इंसान थे। तभी तो सबके दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा एक मिसाल बनकर जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मंदिर में फिल्मों की शूटिंग को लेकर केरल हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी की। आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि मंदिर फिल्म शूटिंग की जगह नहीं बल्कि भक्तों की पूजा करने की जगह। कोर्ट ने यह टिप्पणी श्री पूर्णत्रेयसा मंदिर को लेकर की है, जो कि कोच्चि के त्रिपुनिथिपुरा में स्थित है। दरअसल कोर्ट में इस हिंदू मंदिर में फिल्म शूटिंग की अनुमति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
याचिका में सवाल उठाया गया था कि मंदिर परिसर में गैर धार्मिक फिल्मों की शूटिंग की मंजूरी देना कितना उचित है। याचिका में दलील दी गई कि ऐसी गतिविधियों से न केवल पूजा की पवित्रता भंग होती है, बल्कि जो श्रद्धालु मंदिर में आते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है। याचिका में इस बात पर ध्यान खींचा गया कि त्योहारों के मौसम में कई महावतों के मंदिर परिसर में शराब पीने और भक्तों के चप्पल पहनकर घुसने की घटनाएं भी सामने आई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने मंदिर समेत राज्य सरकार और मंदिरों की देखरेख करने वाली संस्था कोचीन देवासम बोर्ड को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन से पूछा है कि किस आधार पर मंदिर में फिल्म शूटिंग की मंजूरी दी गई। कोर्ट के कमर्शियल फिल्म शूटिंग से होने वाले संभावित अनादर की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। जाहिर है, मंदिर लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र होते हैं। ऐसे में वहां पर फिल्म शूटिंग जैसी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से उनका पवित्रता कम होने का खतरा रहता है। इस मुद्दे पर हमने आम लोगों से बात की और हमने उनसे जाना कि उनकी राय क्या है। केरला में एक केस आया और हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि मंदिरों में फिल्म की शूटिंग क्यों करनी है, खासकर ऐसी फिल्में जो कि धार्मिक नहीं है। तो क्या मंदिरों को एज अ लोकेशन फिल्म के लिए यूज करना ठीक नहीं है? नहीं, अगर एक देखा जाए धार्मिक स्थल पे इस प्रकार की जो अश्लील मूवी बन रही है आज डेट में, बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरा मानना है कि धार्मिक फिल्म है तो वो बनना चाहिए ताकि समाज में लोग देखें, लोग उससे प्रेरणा ले। और इस प्रकार की फिल्में बन रही है तो मैं तो नहीं मानता कि इस प्रकार की फिल्में धार्मिक स्थल पे होनी चाहिए परमिशन अगर फिल्म अच्छी है, क्योंकि आजकल के बच्चे कैसे होते हैं कि फोन वगैरह देख रहे हैं, रील्स वगैरह देख रहे हैं, शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हैं यूट्यूब में, तो बच्चे जो फोन में देख रहे हैं वही चीजें सीख रहे हैं। अगर कुछ अच्छी फिल्में बन रही है मंदिर में, कुछ अच्छी धार्मिक बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, उससे तो बहुत अच्छी बात है, फिर बननी चाहिए ऐसी। पर जो आजकल की अश्लील मूवी है, बच्चे वही देख के सीख रहे हैं, तो वो चीजें मंदिर को परमिशन नहीं देनी चाहिए। नहीं, अगर वो कुछ सीखने लायक है तो वो डिस्टर्ब नहीं करती है। तो हमें जिस चीज से हमें सीखने को मिलता है और वो अच्छी है हमारे लिए, आज की जनरेशन के लिए, तो वो अच्छी है। टूरिज्म के थ्रू से अगर देखा जाएगा तो मंदिर में शूटिंग होना चाहिए, क्योंकि उससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होगा। और हम लोग का इंडिया इज सच अ कल्चरल प्लेस, जहाँ की मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट मेन थिंग फॉर इकोनॉमी। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में हाँ शूटिंग होना चाहिए, बट हाँ एक सर्टेन लेवल पे, नॉट टू मच। एक मूवी से हम लोग को कुछ मंदिर दिखने को मिलता है तो हम लोग सब उधर भागते हैं, तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए ठीक है, बट मंदिर को मंदिर रखना चाहिए, मंदिर को कमर्शियलाइज नहीं करना चाहिए। कुछ गलत वैसा नहीं होना चाहिए, डांस वांस इस तरीके का नहीं, मतलब ठीक है कुछ सीन्स अगर आपने लेने हो पूजा के तो वो ठीक है। जैसे भगवान की आरती हो रही है, इस तरीके का कोई सीन हो तो वो तो अच्छा लगता है पूजा का अगर हो रहा है तो। हर एक चीज की एक मान्यता होती है, एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को क्रॉस करके हमें नहीं जाना चाहिए कमर्शियल लाइफ में। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।